बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीरे कामिल की किस्त नंबर 8। इमामा के लिए वो एक नए सफ़र का आगाज़ था। वो पहले की तरह बाकायदगी से सबीहा के पास जाने लगी। इन इज्तिमाआत में शिरकत ने उसे अगर एक तरफ अपने फ़ैसले पर इस्तेकामत बख्शी तो दूसरी तरफ उस बाकी मानदा शुबहात को भी दूर कर दिया। मज़हब तब्दील करने का फ़ैसला इमामा के लिए कोई छोटा या मामूली फ़ैसला नहीं था। इस एक फ़ैसले ने उसकी ज़िंदगी के हर मामले को मुतासिर किया था। वो मस्जिद से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो गैर मुस्लिम था। उसे जल्द या बदेर अपने घर वालों से अलहदगी भी इख्तियार करनी थी क्योंकि वो अब ऐसे किसी माहौल में रहना नहीं चाहती थी जहाँ इस्लाम शायर और अकायद में इतने धड़ल्ले से तहरीफ़ात की जाती थी। वो इस पैसे के बारे में भी शकूक का शिकार होने लगी थी जो उसे अपनी तालीम और दूसरे अखराजात के लिए हाशिम मुबीन की तरफ से मिलते थे। चंद साल पहले तक परियों की कहानी नजर आने वाली ज़िंदगी यकदम एक डरावनी ख्वाब में तब्दील हो गई थी और ज़िंदगी के इस मुश्किल रास्ते का इंतखाब उसने खुद किया था। उसे बाज़ दफ़ा हैरत होती कि उसने इतना बड़ा फ़ैसला किस तरह कर लिया। उसने अल्लाह से इस्तकामत ही मांगी थी और उसे इस्तकामत से नवाजा गया था, मगर वो अभी इतनी कम उम्र थी कि खदशात और अंदेशों से मुकम्मल पीछा छुड़ा लेना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इमामा, तुम फ़िलहाल अपने वालिदैन को मज़हब की तब्दीली के बारे में ना बताओ। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उस वक्त ना सिर्फ तुम आसानी से असजद से शादी से इनकार कर सकती हो बल्कि उन्हें अपने मज़हब की तब्दीली के बारे में भी बता सकती हो। सबीहा ने एक बार उसके खदशात सुनने के बाद उसे मशवरा दिया। मैं उस पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहती जो मेरे बाबा मुझे देते हैं। अब जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे वालिद एक झूठे मज़हब की तबलीग कर रहे हैं, ये जायज़ तो नहीं है कि मैं ऐसे शख्स से अपने अखराजात के लिए रकम लूँ। तुम ठीक कहती हो, मगर तुम्हारे पास फ़िलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेहतर है तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, उसके बाद तुम्हें अपने वालिद से भी कुछ नहीं लेना पड़ेगा। सबीहा ने उसे समझाया। सबीहा अगर उसे ये राह ना दिखाती तब भी इमामा उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसमें फ़िलहाल इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़ देती। उस वक्त रात के 10 बजे थे जब वो सैनमा से बाहर निकल आया था। उसके हाथ में अब भी पॉपकॉर्न का पैकेट था और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पॉपकॉर्न खाते हुए सड़क पर चल रहा था। आधा घंटा तक सड़कें नापते रहने के बाद उसने एक बहुत बड़े बंगले की घंटी बजाई थी। साहब, खाना लगाऊं? लाउंज में दाखिल होने पर मुलाजिम ने उसे देखकर पूछा। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। दूध? नहीं। वो रुके बगैर वहाँ से गुजरता चला गया। अपने कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे की लाइट ऑन करके वो कुछ देर बेमकसद इधर उधर देखता रहा, फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शेविंग किट निकाल कर उसने अंदर से एक रेज़र ब्लेड निकाल लिया और उसे लेकर बेडरूम में आ गया। अपने बेड पर बैठकर उसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप जला लिया और बेडरूम की ट्यूबलाइट बंद कर दी। रेज़र ब्लेड के ऊपर मौजूद रैपर को उतारकर वो कुछ देर लैंप की रोशनी में उसकी तेज़ धार को देखता रहा। फिर उसने ब्लेड के साथ अपने दाएं हाथ की कलाई की रग को एक झटके से काट दिया। उसके मुंह से एक सिसकी निकली और फिर उसने होंठ भींच लिए। वो अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी कलाई बेड से नीचे लटक रही थी और खून की धार अब सीधा कारपेट पर गिरकर उसमें जज्ब हो रही थी। उसका जहन किसी गहरी खाई में जा रहा था। फिर उसने कुछ धमाके सुने। तारीकी में जाता हुआ जहन एक बार फिर झमाके के साथ रोशनी में आ गया। शोर अब बढ़ता जा रहा था। वो फौरी तौर पर शोर की वजह समझ नहीं पा रहा था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी मगर वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। वो सो रही थी जब हड़बड़ा कर उठ बैठी। कोई उसका दरवाज़ा बजा रहा था। इमामा, इमामा। वसीम दरवाज़ा बजाते हुए बुलंद आवाज़ में उसका नाम पुकार रहा था। क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? दरवाज़ा खोलते ही उसने कुछ हवास बाख्ती की आलम में वसीम से पूछा जिसका रंग उड़ा हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? वसीम ने उसे देखते ही फ़ौरन पूछा। हाँ, क्यों? वो मज़ीद परेशान हुई। बस उसे लेकर मेरे साथ आ जाओ, वसीम ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या हुआ? उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसकने लगी। चूचू ने फिर खुदकुशी की कोशिश की है।
اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے، ملازم آیا ہے نیچے اس کا، تم میرے ساتھ چلو۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ تمہارے اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، جس طرح کی حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔ امامہ نے ناگواری سے اپنے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں، ابھی وہ ہوش میں تھا، اس نے مڑ کر امامہ کو بتایا۔ وہ دونوں اب آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم اسے ہاسپٹل لے جاتے؟ امامہ نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا۔ وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو باندھو، خون تو بند ہو۔ وسیم، میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی، پتہ نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے اور زخم کتنا گہرا ہے، اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں؟ بات کرتے کرتے امامہ کو خیال آیا، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف ملازم ہے۔ وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے گیا، اور جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑ دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ تمہارا یہ جو دوست ہے نا، امامہ نے کچھ ناراضی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا۔ فار گاڈ سیک، اپنی لعنت ملامت بند نہیں کر سکتی تم؟ اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک موڑ مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ امامہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قد آدم کھڑکیوں پر کچھ ماڈلز اور ایکٹریسز کی بڑی بڑی عریاں تصویریں اس طرح لگائی گئی تھیں کہ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی ہوں اور اس کمرے میں موجود ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی۔ وہ تصویریں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھیں، اور کمرے میں 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کے لیے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھیں۔ ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وسیم اور وہاں دوسرے ملازموں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے زخم کو دیکھو، میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی ہے مگر میں کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی کلائی کے گرد لپٹا ہوا کونا ہٹایا۔ زخم بہت گہرا اور لمبا تھا، ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی۔ وسیم، بس بینڈیج نکال دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، پھر تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس نے ایک نظر نیچے کارپیٹ پر جذب ہوتے خون پر ڈالی۔ وسیم تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا۔ سالار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہٹ سی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا۔ کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ ہاتھ آزاد نہیں ہوا، مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار اسے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ، کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم لوگوں کو اندر آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ تم وسیم، تم دفع ہو جاؤ، گیٹ لاسٹ، جسٹ گیٹ لاسٹ، اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے وسیم سے کاٹن لے کر کراہتے ہوئے
سالار کی کلائی کے زخم پر رکھ دی جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا، اور وسیم کے ہاتھ سے لے کر لپیٹنا شروع کر دیا۔ سالار نے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا۔ کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سالار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بائیں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ہاتھ سے نہ صرف دوپٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے۔ امامہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا جو ایک بار پھر اپنا بائیں ہاتھ آگے لا رہا تھا۔ امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنا دائیں ہاتھ اس کے دائیں گال پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی۔ کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ دم بخود اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اس سے کہہ رہی تھی، اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی، سنا تم نے؟ سالار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو کچھ کہتے سنا مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا، مگر اس نے پھر ایک آواز سنی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی تھی مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سالار نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری بار اسے کب ہوش آیا اسے اندازہ نہیں ہوا مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پر اس نے اس کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھ آئی تھیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے بےتابی سے کہا۔ جسٹ فائن، سالار نے دوڑ کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ اور کہتی، کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آگے آ گیا تھا۔ وہ اس کی نبض چیک کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر اسے ڈرپ لگائی۔ سالار نے کچھ بیزاری کے ساتھ یہ کاروائیاں دیکھیں۔ ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اور اس کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ سالار اس گفتگو کے دوران چھت کو گھورتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی۔ سکندر عثمان اور اس کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی تمام کوششوں اور احتیاط کے باوجود یہ سالار سکندر کی خودکشی کی چوتھی کوشش تھی اور اس بار وہ واقعی مرتے مرتے بچا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر ہو جاتی تو وہ اسے نہیں بچا سکتے تھے۔ سکندر اور ان کی بیوی کو ملازم نے رات کے 2 بجے سالار کی خودکشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی پوری رات سو نہیں سکے تھے۔ سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً 150 سگریٹ پھونک ڈالے تھے مگر اس کے باوجود ان کی بے چینی اور اضطراب میں کمی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ آخر اس پر ہماری نصیحتوں اور ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ سکندر عثمان نے دوران سفر کہا۔ میرا تو دماغ پھٹنے لگتا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے؟ ہر سہولت، بہترین تعلیم، حتیٰ کہ بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ کو دکھا چکا ہوں مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ جاننے والوں کے درمیان مذاق بن گیا ہوں میں اس کی وجہ سے۔ سکندر عثمان بہت پریشان تھے۔ ہر وقت میرا دم حلق میں اٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ اتنی احتیاط برتنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک بار ہم غافل ہوئے اور وہ پھر وہی حرکت کر گزرا ہے۔ طیبہ نے اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کو ٹیشو کے ساتھ صاف کیا۔ وہ دونوں اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے مگر سالار کے سامنے آ کر دونوں کو چپ لگ گئی تھی۔ ان دونوں ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اس سے کیا کہیں۔ سالار کو ان کی دلی اور ذہنی کیفیات کا اچھی طرح اندازہ تھا اور ان کی خاموشی کو وہ غنیمت جان رہا تھا۔ انہوں نے اس دن اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلے دن بھی وہ دونوں خاموش ہی رہے تھے
मगर तीसरे दिन उन दोनों ने अपनी खामोशी तोड़ी थी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिकंदर ने उस रात बड़ी तहम्मुल मिजाजी से उसके साथ गुफ्तगू का आगाज़ किया था। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुमने वादा किया था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मैंने इसी वादे पर तुम्हें स्पोर्ट्स कार भी लेकर दी थी। हर बात मान रहे हैं हम तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कतन एहसास नहीं है हम लोगों का, ना ख़ानदान की इज्जत का। सालार उसी तरह चुप बैठा रहा। किसी और का नहीं तो हम दोनों का ही ख्याल करो। तुम्हारी वजह से हमारी रातों की नींदें उड़ गई हैं। तैयबा ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो, हमसे कहो, मगर इस तरह मरने की कोशिश करना। तुमने कभी सोचा है अगर तुम इन कोशिशों में कामयाब हो जाते तो हमारा क्या होता? सालार खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। उनकी बातों में कुछ भी नया नहीं था। खुदकुशी की हर कोशिश के बाद वो उनसे इसी तरह की बातें सुनता था। कुछ बोलो, चुप क्यों हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? तैयबा ने झुंझुला कर कहा। वो उन्हें देखने लगा। माँ बाप को इस तरह जलील करके बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें? इस कदर शानदार मुस्तकबिल है तुम्हारा और तुम अपनी अहमकाना हरकतों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। लोग तरसते हैं इस तरह के एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। सिकंदर उस्मान ने उसे उसका एकेडमिक रिकॉर्ड याद दिलाने की कोशिश की। सालार ने बेख्तियार एक जमाई ली। वो जानता था अब वो उसके बचपन से लेकर उसकी अब तक की कामयाबियों को दोहराना शुरू कर देंगे। ऐसा ही हुआ था। अगले 15 मिनट इस मौजू पर बोलने के बाद उन्होंने थक कर पूछा, आखिर तुम बोल क्यों नहीं रहे? बोलो। मैं क्या बोलूं? सब कुछ तो आप लोगों ने कह दिया। सालार ने कुछ उकताए हुए लहजे में कहा। मेरी ज़िंदगी मेरा पर्सनल मामला है। फिर भी मैंने आपको बताया है कि दरअसल मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिकंदर ने उसकी बात काटी। तुम जो भी कर रहे थे वो मत करो, हम पर कुछ रहम खाओ। सालार ने नाराज़ी से बाप को देखा। तुम आखिर ये क्यों नहीं कह देते कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे? फजूल में बहस क्यों करते जा रहे हो? इस बार तैयबा ने उससे कहा। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा ऐसी कोई भी हरकत। सालार ने बेजारी से जैसे उन दोनों से जान छुड़ाने के लिए कहा। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली। वो उसके वादे पर मुतमईन नहीं हुए थे, न वो न उनकी बीवी, मगर ऐसे वादे लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो बचपन से अपने इस बेटे पर फ़ख्र करते आ रहे थे, मगर पिछले कुछ सालों से उनका वो फ़ख्र ख़त्म हो गया था। जितना परेशान उन्हें सालार ने किया था, इतना उनके बाकी बच्चों ने मिलके भी नहीं किया था। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? गए थे तुम उसकी खैरियत दरियाफ़्त करने? इमामा वसीम के साथ मार्केट जा रही थी कि अचानक उसे सालार का ख्याल आया। पहले से तो हालत काफ़ी बेहतर है उसकी, शायद कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाए। वसीम ने उसे सालार के बारे में तफसीलात से आगाह किया। तुम चलोगी वापसी पर उसको देखने? वसीम को अचानक ख्याल आया। मैं? इमामा हैरान हुई। मैं क्या करूँगी जाकर? खैरियत दरियाफ़्त करना। और क्या करना है तुम्हें? वसीम ने संजीदगी से कहा। अच्छा, इमामा ने कुछ तामुल से कहा। चलो ठीक है, चलेंगे। हालांकि इस तरह के मरीज़ की अयादत करना फजूल है, उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसे मुझे तवक्को थी कि उसके पेरेंट्स हमारे घर आएंगे शुक्रिया वगैरह अदा करने कि हमने उनके बेटे की जान बचा ली। किस कदर बर वक्त मदद की थी हमने, मगर उन्होंने तो भूले से हमारे घर का रुख नहीं किया। इमामा ने तबसरा किया। तुम उन बेचारों की कंडीशन का अंदाज़ा ही नहीं कर सकती। किस मुंह से वो शुक्रिया अदा करने आए? और फिर अगर कोई ये पूछ बैठे कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत क्यों की, तो वो दोनों क्या जवाब देंगे? वो बेचारे अजीब मुश्किल में फंसे हुए हैं। वसीम ने कदरे अफसोस करने वाले अंदाज में कहा। वैसे उसके पेरेंट्स ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया है, और अम्मी और बाबा परसों जब उसकी खैरियत दरियाफ़्त करने गए थे तो उन्होंने वहाँ भी उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया है। ये तो अम्मी और बाबा की समझदारी थी कि उन्होंने उनसे कोई सवाल नहीं किया सालार के बारे में, वरना तो उधर भी खासी खिफ़त का सामना करना पड़ता उन्हें। वसीम ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा। मगर आखिर तुम्हारे उस दोस्त का मसला क्या है? क्यों बैठे बिठाए इस तरह की अहमकाना हरकतें करने लगता है? इमामा ने पूछा। तुम मुझसे इस तरह पूछ रही हो जैसे वो मुझे सब कुछ बताकर ये सब कुछ करता होगा। मुझे क्या पता वो किस लिए ये सब करता है या क्यों करता है। तुम्हारा इतना गहरा दोस्त है, तुम पूछते क्यों नहीं उससे?
इतना गहरा भी नहीं है कि ऐसी बातों के बारे में भी मुझे बताने लगे। और वैसे भी मैं क्यों खरीदूं? होगा उसका कोई मसला तो फिर बेहतर नहीं है कि तुम ऐसे दोस्तों से कुछ फासले पर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। अगर कल को तुमने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी तो? वैसे तुमने उस दिन जो हरकत की थी वो अगर उसे याद रही तो हमारी दोस्ती में खुद ही खासा फ़र्क आ जाएगा। वसीम ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं समझती कि उसे वो थप्पड़ याद होगा। वो सही तौर पर होश में तो नहीं था। तुमसे जिक्र किया उसने इस बारे में? इमामा ने पूछा। नहीं, मुझसे कहा तो नहीं, मगर हो सकता है कि उसे याद हो। तुमने अच्छा नहीं किया था, उसने हरकत ही ऐसी की थी। एक तो अपना हाथ खींच रहा था, दूसरे गालियां दे रहा था, ऊपर से मेरा दुपट्टा भी खींच लिया। उसने दुपट्टा नहीं खींचा था, उसका हाथ लगा था। वसीम ने सालार का दिफा करते हुए कहा। जो भी था, उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर बाद में मुझे भी अफसोस हुआ था और मैंने तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि वो बच गया। अगर कहीं वो मर जाता तो मुझे तो वैसे ही बहुत पछतावा होता अपने उस थप्पड़ का। इमामा ने कदरे माजरत ख़्वाहाना अंदाज में कहा। चलो तुम आज जा रही हो तो माजरत कर लेना, वसीम ने मशवरा दिया। क्यों एक्सक्यूज़ करूं? हो सकता है उसे कुछ याद ही ना हो, फिर मैं ख्वामख्वाह गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ूं? उसे याद दिलाऊं कि मैंने उसके साथ क्या किया था, इमामा ने फ़ौरन कहा। और फ़र्ज़ करो उसे सब कुछ याद हुआ तो क्या होगा? वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है कि उससे ताल्लुक़ ख़राब हो जाएंगे या मेल जोल में फ़र्क पड़ेगा? इमामा ने लापरवाही से कहा। शॉपिंग करने के बाद सालार उसे क्लिनिक ले आया जहाँ सालार ज़ेरे इलाज था। वो दोनों जिस वक्त उस कमरे में दाखिल हुए उस वक्त वो सूप पीने में मसरूफ़ था। सालार ने वसीम के साथ आने वाली लड़की को देखा और फ़ौरन पहचान लिया था। अगरचे उस रात उस हालत में वो उसे शिनाख्त नहीं कर सका, मगर उस वक्त उसे देखते ही वो पहचान गया था। अपनी मम्मी से ये बात वो पहले ही जान चुका था कि वसीम की बहन ने उसे फ़र्स्ट एड दी थी, मगर उसे वो फ़र्स्ट एड याद नहीं थी। बस वो सन्नाटेदार थप्पड़ याद था जो उस रात उसे पड़ा था। इसीलिए उमामा को देखते ही वो सूप पीते पीते रुक गया। उसकी चुभती हुई नज़रों से इमामा को अंदाज़ा हो गया था कि उसे यकीनन उस रात होने वाले वाक़यात किसी न किसी हद तक याद थे। रस्मी अलैग के बाद उसकी मम्मी इमामा का शुक्रिया अदा करने लगी, जबकि सालार ने सूप पीते हुए गहरी नज़रों से उसे देखा। वसीम से उसकी दोस्ती को कई साल गुजर चुके थे और उसने वसीम के घर में इमामा को भी कई बार देखा था, मगर उसने पहले कभी तवज्जो नहीं दी थी। उस दिन पहली बार वो उस पर कदरे तनकीदी अंदाज में गौर कर रहा था। उसके दिल में इमामा के लिए तशक्कुर या एहसान मंदी के कोई जज्बात नहीं थे। उसकी वजह से उसके सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया था। इमामा उसकी मम्मी से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी, मगर वो वक्तन फ़वक्तन अपने ऊपर पड़ने वाली उसकी नज़रों से भी वाकिफ़ थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे किसी की नज़रें इतनी बुरी लगी थीं। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा वो उठकर वहाँ से भाग जाए। सालार के बारे में उसकी राय और भी ख़राब हो गई थी। वो अपने उस थप्पड़ के लिए माजरत के इरादे से वहाँ आई थी, मगर उस वक्त उसका दिल चाहा उसे 2-4 और थप्पड़ लगा दे। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद फ़ौरन ही वो वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई और वापस जाते हुए उसने सालार के साथ अलैग सलैग का तकल्लुफ़ भी नहीं किया था। वो सिर्फ़ उसकी मम्मी के साथ सलाम दुआ के बाद सालार की तरफ देखे बगैर बाहर निकल आई थी और बाहर आकर उसने सुकून का सांस लिया। इस तरह के दोस्त बनाए हुए हैं तुमने? उसने बाहर निकलते ही वसीम से कहा, जिसने कुछ हैरानी से उसे देखा। क्यों, अब क्या हुआ है? उसे देखने तक की तमीज़ नहीं है, इस बात का एहसास तक नहीं है कि मैं उसके दोस्त की बहन हूँ और उसके दोस्त के साथ उसके कमरे में मौजूद हूँ। वसीम उसकी बात पर कुछ खफीफ सा हो गया। ये आदमी इस काबिल नहीं कि उसकी अयादत के लिए जाया जाए और तुम उसके साथ मेल जोल बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं मोहतात रहूँगा, अब तुम बार बार इसको मत दोहराओ। वसीम ने मौजू गुफ्तगू बदलने की कोशिश करते हुए कहा। इमामा दानिस्ता तौर पर खामोश हो गई, मगर सालार उसके नापसंदीदा अफराद की लिस्ट में शामिल हो चुका था। यह एक इत्तेफाक ही था कि वो इन दिनों कुछ छुट्टियां गुजारने इस्लामाबाद आई हुई थी, वरना शायद सालार से उसका इतना करीबी और इतना नापसंदीदा तारुफ और ताल्लुक़ कभी पैदा ना होता। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने पहली बार
जलाल अंसर को तब करीब से देखा जब एक दिन वो चारों कॉलेज के लॉन में बैठी गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। वो वहाँ किसी काम से आया था। रस्मी सी अलैक सलैक के बाद वो ज़ैनब के साथ चंद कदम दूर जा खड़ा हुआ था। इमामा उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा सकी। एक अजीब सी मुसरत और सरखुशी का एहसास उसे घेरे में ले रहा था। वो चंद मिनट ज़ैनब से बात करने के बाद वहाँ से चला गया। इमामा उसकी पुश्त पर नज़रें जमाए उस वक्त तक उसे देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। उसके इर्द गिर्द बैठी उसकी फ्रेंड्स क्या बातें कर रही थीं, उसे उस वक्त उसका कोई एहसास नहीं था। जब वो उसकी नज़रों से ओझल हुआ तो यकदम जैसे वो दोबारा अपने माहौल में वापस आ गई। जलाल अंसर से उसकी दूसरी मुलाकात ज़ैनब के घर पर हुई थी। उस दिन वो कॉलेज से वापसी पर ज़ैनब के साथ उसके घर आई थी। ज़ैनब कुछ दिनों से उन सबको अपने यहाँ लाने के लिए कह रही थी। बाकी सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया था, मगर इमामा उस दिन उसके साथ उसके घर चली आई थी। उसके घर आकर उसे अजीब से सुकून का एहसास हुआ था। शायद इस एहसास की वजह जलाल अंसर से उस घर की निस्बत थी। वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और ज़ैनब चाय तैयार करने के लिए किचन में गई थी। जब जलाल ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, इमामा को वहाँ देखकर कुछ चौंक गया। शायद उसे इमामा को वहाँ देखने की तवक्को नहीं थी। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आपका? जलाल ने शायद इस तरह बेधड़क अंदर दाखिल होने पर अपनी झींप मिटाने के लिए कहा। इमामा ने रंग बदलते चेहरे के साथ उसका जवाब दिया। ज़ैनब के साथ आई हैं आप? उसने पूछा। जी। ज़ैनब कहाँ है? मैं दरअसल उसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता था कि उसकी कोई दोस्त यहाँ मौजूद है। कुछ माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहते हुए वो पलट गया। आप बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, इमामा ने बेसाख्ता कहा। वो ठिठक गया। शुक्रिया। वो कुछ हैरान नज़र आया। आपने कहाँ सुनी है? एक दिन मैंने ज़ैनब को फ़ोन किया था। जब तक फ़ोन होल्ड रहा मुझे आपकी आवाज़ आती रही। फिर ज़ैनब से आपके बारे में पता चला। मैं उस नातिया मुकाबले में भी गई थी जहाँ आपने वो नात पढ़ी थी। वो बेख्तियार कहती चली गई। जलाल अंसर की समझ में नहीं आया वो हैरान हो या खुश। बहुत अच्छी तो नहीं, बस पढ़ लेता हूँ, अल्लाह का करम है। उसने हैरत के उस झटके से संभलते हुए सफ़ेद चादर में लिपटी उस दुबली पतली दराज कामत लड़की को देखा, जिसकी गहरी स्याह आंखें कोई बहुत अजीब सा तासुर लिए हुई थीं। अपनी आवाज़ की तारीफ़ वो बहुत सौ से सुन चुका था, मगर उस वक्त उस लड़की की तारीफ़ उसके लिए कदरे गैर मामूली थी, और जिस अंदाज में उसने ये कहा था वो इससे भी ज़्यादा अजीब। वो पलटकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। वो वैसे भी लड़कियों से गुफ्तगू में महारत नहीं रखता था, और फिर एक ऐसी लड़की से गुफ्तगू जिससे वो सिर्फ चेहरे की हद तक वाकिफ़ था। इमामा एक अजीब सी मुसरत के आलम में वहाँ बैठी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जलाल अंसर से बात की थी। अपने सामने खुद से इतने करीब। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से कुछ आगे कारपेट पर उस जगह को देखती रही जहाँ वो कुछ देर पहले खड़ा था। तसव्वुर की आंख से वो उसे अभी भी वहीं देख रही थी।